चाहते हो कि मैं महल छोड़ दूं? इस संसार में मेरे लिए सबसे अधिक अपमान की बात यही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हें क्या हो गया चंद्र? देखो, तुम इस बात ही दुर्बल नहीं पड़ सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया उचित किया। अपनी बहन के बारे में सोचो। उस लड़की का इस महल में रहना योग्य नहीं। किंतु आश्चर्य है कि मुझे क्यों दुख हो रहा है। मैं तो सदैव घृणा करता हूं उससे। यहाँ तो बहुत दूर की बात है, मुझे बात करना पसंद नहीं है उससे, तो फिर पीड़ा क्यों अनुभव कर रहा हूं मैं? क्या हो क्या रहा है मुझे? चंद्र, अच्छा, इस समय तुम यहाँ? सब ठीक तो है? मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना। राजपुरोहित ने ये रक्षा सूत्र दिया था और कहा था कि मैं और दूधरा इसे अपनी कलाई पर बांध ले, हमारी आने वाली संतान के रक्षा हेतु। परंतु मैं उसे देना ही भूल गई। किंतु वो यहाँ नहीं है। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये रक्षा सूत्र सिर्फ पति ही पत्नी को बांध सकते हैं। ये देखो ना, जैसे मले ने बांधा मेरी कलाई पे। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना? हाँ चंद्र, और यदि मेरे मन में आज कोई बोझ भी था ना, तो वो भी आज साफ हो गया। कैसा बोझ? कुछ समय पूर्व जब मैं अपने कक्ष में पहुंची ना, तो नंदिनी वहां बैठी हुई थी। पहले मुझे लगा कि शायद वो मलय केतु से मिलने की कामना में वहां बैठी थी, परंतु जब मैंने उससे बात की ना, तो उसने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि उसके दिल में अब मलय के लिए कोई भाव नहीं है। कितनी भोली है मेरी बहन। वो जानती भी नहीं कि नंदिनी के मन में क्या चल रहा है, कि उसकी दृष्टि मलय केतु पर है। वो अवश्य वहां मलय से मिलने गई होगी, जाने से पहले उसे अंतिम बार देखना चाहती होगी। पर अच्छा हुआ मैंने उसे महल से जाने को कहा। यदि वो यहाँ रहती तो छाया को ये सब जानकर कितना बुरा लगता कि जिसे वो भाभी मानती है, उसी की दृष्टि उसके सुहाग पर है। अरे तुम कहाँ खो गए? ये रक्षा सूत्र तुम ध्यान से दूरदरा की कलाई पे बांधे ना। लो, मैं चलती हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो तुम? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। भले ही तुम्हारे लिए बड़े अपमान की बात होगी, किंतु सत्य यही है कि हमारा विवाह हुआ है। और इस कारण ही जाने से पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं। तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका उपयोग कर लेना, और दोबारा लौटकर इस महल में मत आना। और जाने से पूर्व मैं तुम्हारे लिए शुभकामना करना चाहूंगा कि अंततः तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल ही जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता चंद्र, क्योंकि मेरा प्रेम मुझसे बहुत दूर जा चुका है। जानता हूं, किंतु आज मलय केतु विवाहित है और मैं तब भी तुम्हारे लिए कामना करना चाहूंगा कि चाहे तुमने कुछ भी किया हो, तुम कहीं भी हो, तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल जाए। जैसे तुम्हें हेलेना में अपना प्रेम मिल गया, ठीक वैसे ही नंदिनी प्रेम पीड़ा देता है, और इस कारण ही मैं कभी प्रेम नहीं कर सकता हूँ। ठीक कहा तुमने, प्रेम पीड़ा देता है। प्रेम से दूर जाना पीड़ा देता है। समझ सकता हूँ मैं कि मलय से दूर जाकर तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी, किंतु तुम भी बात को समझने का प्रयास करो। उसे पाना तुम्हारे लिए असंभव है नंदिनी, क्योंकि अब उस पर मेरी बहन छाया का अधिकार है। यदि तुम चाहो तो किसी और से प्रेम कर लो,
तुम शत्रु हो मेरी, मैं तब भी तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा कि तुम्हें जीवन में केवल सुख मिले, प्रसन्नता मिले। शुभकामनाएं भी पीड़ा देती है ना। तुम्हारे आंखों में आंसू ये जता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी आंखों में बस कुछ चला गया है। निसंदेह कुछ चला गया होगा, अन्यथा मैं तो तुम्हारी शत्रु हूं। मेरे लिए तुम अश्रु क्यों बहाओगे? मैंने ऐसा सुना था कि कुछ समय तक जब हमारे पास एक पशु होता है तो हमें उससे भी प्रेम हो जाता है। कितनी विचित्र बात है ना ये चंद्र। और सत्य यही है नंदिनी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी और तब भी हम एक दूसरे से केवल घृणा ही करेंगे। ना जाने क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं जीवन में सदैव ही मेरे शत्रु रहोगे चंद्र, पर ये धन मैं कभी खर्च नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तुमसे मिली मेरी अंतिम वस्तु है। मैं उस पुरुष से प्रेम करने लगी हूँ जिससे मुझे घृणा करनी चाहिए, जो मेरे पिता का शत्रु है। न जाने क्यों अब तुमसे घृणा करना संभव नहीं, परंतु मुझे जाना होगा, क्योंकि सच ये भी है कि यदि मैं एक पल भी यहाँ रुकी तो मुझे अपने शत्रु से और अधिक प्रेम हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें और हेलेना को एक साथ नहीं देख सकती। तुम्हारा पूर्ण त्याग करता हूं। आज रात्रि जो अतिथि जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके साथ तुम इस महल से निकल जाओ। मुझे इस भांति से भरी रात में नहीं भेजना चाहिए था, चाहे उसने जो कुछ भी किया, परंतु मुझे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। महाराज की जय हो। महाराज आपकी दादी माँ यात्रा से लौट आई हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। राजमाता ने आपको तुरंत प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। क्या हुआ दादी माँ को? चंद्र। जी दादी माँ। तुम आ गए बेटा? जी मैं आ गया आपके पास। मेरी पुत्री नंदिनी कहाँ है? उसे अभी बुलाया। क्या हुआ? कहाँ है नंदिनी? जी माँ, आप तनिक विश्राम कर लीजिए, नंदिनी अभी आ जाएगी। सुनो, जाओ जाके शीघ्र नंदिनी को यहाँ उपस्थित होने के लिए कहो।
यदि मैंने उससे यहाँ से जाने को कह दिया इस करती थोड़ी ना है कि अभी चली जाए, सुबह चली जाती। न जाने मध्य रात्रि को कहाँ गई होगी वो भी इतने बुरे मौसम में। दादी इतनी अस्वस्थ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। चंद्र, चंद्र, नंदिनी कहाँ है? दादी तुरंत उसे देखना चाहती है। अब तक आई क्यों नहीं वो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मौन क्यों हो चंद्र? कहाँ है नंदिनी? माँ, वो नंदिनी सदैव के लिए महल छोड़कर चली गई। परंतु क्यों? क्या? मैंने कहा था उसे यहाँ से जाने के लिए। क्या? तुमने उससे जाने के लिए कहा? किसकी अनुमति से? वो तुम्हारी प्रजा बाद में है चंद्र। पहले मौर्य वंश की बहू है वो, और इस वंश के बड़े अब भी जीवित हैं। किसने तुम्हें यह अधिकार दिया? बताओ चंद्र। तुमने देखा नहीं दादी नंदिनी से मिलने के लिए कितनी विचलित हो रही थी? केवल नंदिनी का नाम ले रही है। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, परंतु मुझे किसी भी मूल्य पर नंदिनी यहाँ वापस महल में चाहिए। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ उसका प्रभाव मैं अपनी सासू माता पर नहीं पड़ने देना चाहती। कुछ अंतिम क्षण है उनके जीवन के। मैं नहीं चाहती कि वो इस संसार से एक बोझ अपने मन में लेकर यहाँ से विदा हो। माँ, माँ, शीघ्र चलिए, दादी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। स्मरण रखना मैंने जो कहा चंद्र, मुझे नंदिनी किसी भी मूल्य पर इस महल में वापस चाहिए, और शीघ्र। नंदिनी नहीं आई। वैद्य जी, इनका स्वास्थ्य कैसा है? हमने तो अपनी ओर से सारे संभव प्रयास कर लिए, किंतु इनकी देह पर किसी भी औषधि का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और हाँ, ये जिन्हें पुकार रही हैं, उन्हें शीघ्रतम बुला लीजिए। हो सकता है उन्हें देखकर इनका मन शांत हो जाए। हे प्रभु, अब क्या करूं? नंदिनी को किस प्रकार लेकर आऊं? नंदिनी को अब कोई कितना भी पुकार ले, वो तो कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके चक्कर में मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारे पति की दादी इस हालत में है और तुम्हें नींद आ रही है? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया या शर्म नहीं है? हाँ, मुझे इस बुढ़िया से कोई लगाव नहीं है। अगर नहीं है तो होने का नाटक करो हेलेना। चंद्र के दिल में जगह बनानी है या नहीं? जो लोग उसके करीब हैं वो तुम्हारे भी खास होने चाहिए हेलेना। तुमने देखा नहीं नंदिनी ने कितनी जल्दी सबके दिल में अपनी जगह बना ली। उसकी गैर हाजिरी का फायदा उठाओ प्यारी हेलेना। ये लीजिए, औषधि को इन्हें पिला दीजिए। दुर्धरा, मैं दादी माँ को पिला देती हूँ। तुम तो काफी थक गई होगी, कब से इतने काम कर रही हो। और वैसे भी होने वाले बच्चे की माँ को इतने काम नहीं करने चाहिए। दादी माँ, मैं कोई औषधि नहीं पीऊंगी, ना कुछ खाऊंगी। नहीं चाहिए। पी लीजिए ना दादी, वरना आप ठीक कैसे होंगी? माँ, अब आप ही बोलिए ना दादी को। माँ, पी लीजिए ना, आपका स्वस्थ होना है ना, पी लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ नंदिनी के हाथ से पीऊंगी और खाऊंगी।
चंद्र, तुम यहाँ कैसे आए? कैसे ना आता? तुम इस भवंडर के मध्य अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता था। ज्ञात है ना क्या कहा था कि यदि मैं चंद्र नहीं होता, यदि तुम नंदिनी नहीं होती, तब अवश्य हम दोनों साथ होते। मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। अब तुम चिंता मत करो, विश्राम करो, सुरक्षित हो अब तुम। चंद्र, चंद्र, आज रात्रि जो अतिथि जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके साथ तुम इस महल से निकल जाओ। मैंने ये विचार भी कैसे कर लिया कि चंद्र मेरे लिए आएगा। वो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। आप भी कुछ जलपान कर लीजिए, आगे बहुत दूर तक जाना है। पुत्री, तुम कुछ खाना खाओगी? देखो, मूल्य की चिंता मत करो। तुम अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी देना चाहो देकर ये भोजन ग्रहण कर सकती हो। क्षमा कीजिए, मेरे पास इस भोजन के लिए मूल्य राशि नहीं है। आप इस भोजन को वापस ले जाइए। चंद्र की इकलौती और अंतिम निशानी है मेरे पास। इसे मैं सदैव अपने समीप रखूंगी, इसे कभी भी खर्च नहीं करूंगी। ठहरो। ये लो मुद्रा और भोजन दो इन्हें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।